प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा प्रश्न पत्र द्वितीय, समावेशी विद्यालय बनाना। समावेशी विद्यालय बनाना आज का मेरा जो 66वां जो प्रकरण है, टॉपिक है, वो समावेशी शिक्षा में अनुकूल कक्ष का निर्माण। अनुकूल, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल कक्ष का निर्माण, ये आज मेरा प्रकरण है, टॉपिक है। इसकी ओर मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करता हूँ। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए समावेशी जो शिक्षा है, सबको एक साथ देने वाली जो शिक्षा है, इसमें अनुकूल कक्ष का निर्माण छात्रों के साथ में, विद्यार्थियों के साथ में, प्रशिक्षणार्थियों के साथ में जो भी अनुकूल वातावरण होता है, शिक्षण के जो आयाम होते हैं, शिक्षण के जो मुख्य आयाम होते हैं, कक्ष के में जो स्वरूप है, आयामों के माध्यम से कक्ष में जो क्या है स्वरूप है, वो बहुत सी विभिन्नताएं होती हैं। उस स्वरूप में, उसमें बहुत सी क्या होती हैं, विभिन्नताएं होती हैं। उन विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए फिर भी कक्ष में हम 4 भागों में इसको विभिन्नताओं को विभाजित करते हैं। देखिए, हर कक्ष में विभिन्नताएं होती हैं, क्योंकि समान अध्यापक नहीं होते हैं, समान शिक्षार्थी नहीं होते हैं। हालांकि उद्देश्य सभी का एक होता है, लेकिन उनका कक्ष में समान उनका व्यवहार नहीं है, समान उनका वो नहीं है। लेकिन फिर भी समावेशी जो शिक्षा है, इसमें जो अनुकूल जो कक्ष है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में सबसे पहले आता है भौतिक वातावरण। वहाँ का भौतिक वातावरण कैसा है? भौतिक का मतलब जो चीज़ दिखाई देती है, भौतिक वातावरण कैसा है? एक कक्ष है जिसका शिक्षा संस्थान से उनको क्रियात्मक स्थान होती है, उसको एक प्रबंध समिति या कक्षा का प्रारूप तैयार किया जाता है और एक स्थान निश्चित होता है, क्रियात्मक स्थान होता है। कक्ष एक भौतिक क्रियात्मक क्या होता है, एक स्थान होता है, फिक्स। कक्षा का मतलब हो गया स्टैंडर्ड। कौन सा स्टैंडर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कक्षा हो गई ये तो। और कक्ष का मतलब क्रमांक, 1 2 3 4 5, किस कक्षा, रूम नंबर। कक्षा तो हो गई स्टैंडर्ड, और कक्ष हो गया जो कक्ष है उसका नंबर, स्थान। कि साहब ये 8वीं क्लास है, 8वीं तो हो गई कक्षा, और 8वीं जो क्लास है रूम नंबर 3। तो ये कक्ष का जो निर्माण है, वो भौतिक जो वातावरण कैसा है वहाँ का, उस पर निर्भर करता है। और भौतिक वातावरण को ही उस कक्षा अनुकूल कक्ष का निर्माण करता है भौतिक वातावरण। इसकी अहम भूमिका होती है। भौतिक वातावरण की बहुत ही अहम भूमिका होती है कक्ष अनुकूल निर्माण में। इसके बाद में जो प्रबंध समिति है, प्रबंध जो समिति है, वो कक्ष को प्रारूप को तैयार करती है। प्रबंध समिति कक्ष की जो प्रारूप है उसको तैयार करती है। उसके बाद में जो कक्षा प्रबंध में सभी जो आयाम हैं, कक्षा जो प्रबंधन में सभी जो आयाम हैं, जैसे आयामों का मतलब जैसे व्यवस्था करना। आयाम क्या है? जैसे उदाहरण के लिए व्यवस्था करना कक्ष की। उसके बाद में प्रकाश है कक्ष में, लाइट का और विंडो वगैरह, खिड़की वगैरह, ऐसा प्रकाश की व्यवस्था करना, वायु की व्यवस्था करना, उचित वायु है कि नहीं, कक्ष का किस प्रकार से है, कहीं गर्मी तो नहीं लगती है छात्रों के लिए, अंधेरा तो नहीं है, प्रकाश की व्यवस्था उचित है या नहीं, और वहाँ की व्यवस्थाएं, ये सभी क्या है, आयाम हैं। और श्याम पट्ट की कैसी व्यवस्था है, कहीं खराब तो नहीं है, ऊंचा तो नहीं है और खुरदरा तो नहीं है, अच्छा श्याम पट्ट है। कक्ष में इनकी आवश्यकता है।
फर्नीचर कैसा बैठने के लिए, विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर या फर्श दरी पट्टी किस प्रकार की है, साफ है या नहीं, कहीं फटी पुरानी तो नहीं है, ये सब व्यवस्थाएं होती हैं। और विद्यालय में जो प्रबंधन होता है, विद्यालय में जो कौन होता है, प्रबंधन, मैनेजमेंट, वो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए मैनेजमेंट के लिए। और मैनेजमेंट जो व्यवस्था है, व्यवस्था करवाते हैं व्यवस्थापक, क्योंकि जो अधिगम की जो कठिनाइयां उनको दूर करने के लिए कक्ष का जो अनुकूल वातावरण होगा, वो अधिगम की जो कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कक्षा का जो वातावरण है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए भौतिक जो वातावरण है इसकी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। किसमें? कक्षा अधिगम में, शिक्षण अधिगम में। शिक्षण अधिगम में कक्ष के वातावरण की बहुत ही अधिक भूमिका है, जिसमें भौतिक वातावरण है। भौतिक का मतलब होता है जो वातावरण हमें दिखाई देता है। तो ये कक्ष में कौन करेगा साहब? प्रबंधन करेगा, मैनेजमेंट करेगा। क्या करेगा साहब? जैसे वहाँ की जो वो आयाम है, उन आयामों की पूर्ति के लिए, अब आयाम कौन कौन से हैं? जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, वहाँ की व्यवस्थाएं करना, जैसे उचित प्रकाश है या नहीं, अंधेरा तो नहीं है कक्ष में, पर्याप्त वायु आ रही है नहीं आ रही है, कहीं गर्मी में दम घुटने लगे, और वहाँ का श्याम पट्ट कैसा है, वहाँ का फर्नीचर कैसा है, वहाँ की जो बैठक व्यवस्था है वो कक्ष की कैसी है, बालकों के अनुकूल है या नहीं, बालकों के अनुकूल है या नहीं। ये सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो शिक्षण अधिगम में, किसमें? शिक्षण अधिगम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ये। इसलिए भौतिक वातावरण सबसे पहला वातावरण है कक्ष का, जो हर किसी को दिखाई देता है। इसलिए भौतिक वातावरण बहुत ही सुंदर, व्यवस्थित और अधिगम कक्षा का जो वातावरण है वो उसको महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षण अधिगम में। शिक्षण अधिगम में जो महत्वपूर्ण अधिगम क्या है? कक्ष की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है भौतिक वातावरण में। अब इसके बाद में नंबर 2 आता है सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण। देखिए, कक्षा और समाज और संस्थान, कक्षा समाज में है, समाज संस्थान में है, और समाज के लिए ही है ये सभी। संस्थान का मतलब या स्कूल कॉलेज वगैरह जो भी, तो ये सभी क्या है? इन तीनों का सक्षम रूप है। कक्षा, समाज, संस्थान का एक कैसा रूप है? सक्षम रूप है, का सक्षम रूप है। कैसा रूप है? सक्षम रूप है। कौन का? कक्षा का, समाज का, संस्थान का। इन तीनों का एक सक्षम रूप है जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के लिए भी बहुत ही, जो कक्षा प्रबंधन है वो सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण के संबंध में स्पष्ट रूप से होता है। तो कक्षा, समाज, संस्थान का सक्षम रूप है, और इसमें ही सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण आता है। सांस्कृतिक जो वातावरण है और सामाजिक जो वातावरण है, इसके मैंने 4 भाग किए हैं। तो 4 भाग कौन कौन से हैं? जैसे अध्यापक विद्यार्थियों का संबंध कैसा है? शाबाश, देखिए, कक्षा में अध्यापक का और जो विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, उनका संबंध कैसा है? कहीं कठोर तो नहीं है, कहीं भयभीत करने वाला तो नहीं है, कहीं इतना लचीला भी तो नहीं है जो अनुशासनहीनता होती हो। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, कक्षा का जो इसमें वातावरण है वो कक्षा, समाज, संस्थान जो सक्षम है, आपस में मिले हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है अध्यापक विद्यार्थी का संबंध कैसा है? मधुर संबंध होना चाहिए और स्पष्ट
बिना भयभीत वाला, डरावना नहीं, क्रूर नहीं, जिससे कि बालक शिक्षण करते समय अधिक से अधिक लाभ ले सके, शिक्षण अधिगम को सरल बनाया जा सके, अध्यापक और विद्यार्थी के संबंध के आधार पर। लेकिन इतना लचीला भी नहीं कि विद्यार्थी अनुशासनहीनता करने लग जाएं। ठीक है, यह भी एक मर्यादित है। तो कक्षा का जो अध्यापक और विद्यार्थियों का संबंध कैसा है, यह इस बात पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि अध्यापक का और कक्षा का जो विद्यार्थी अध्यापक का संबंध कैसा है। तो ये बहुत जरूरी है, संबंध मधुर होना चाहिए अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में, जिससे कि अधिगम प्रक्रिया को सरल और सहज सुलभ बनाया जा सके। दूसरा भाग मैंने ये बताया आपको कि विद्यार्थियों के बीच में कैसे संबंध है। कहीं विद्यार्थी छोटी छोटी बातों में तो नाराज नहीं हो जाते, आपस में लड़ने झगड़ने तो नहीं लग जाते, मैं आगे बैठूंगा, मैं पीछे बैठूंगा, मैं आगे बैठूंगा, ऐसा तो नहीं है। विद्यार्थियों के बीच में तालमेल है या नहीं, विद्यार्थियों में सहकारिता की भावना है या नहीं, विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता तो नहीं है, एक दूसरे के सहयोग करते हैं या नहीं करते हैं, विद्यार्थियों का व्यवहार मधुर होना चाहिए। यह भी एक अनुकूल वातावरण तैयार करता है कक्षा का। विद्यार्थियों का आपस में सामंजस्य होना चाहिए, खींचतान नहीं, व्यवहार मधुर होना चाहिए। जी कहो और जी कलाहो और आपस में मर्यादित रहो, एक दूसरे के सम्मान करिए, एक दूसरे का आदर करिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए उनका ध्यान रखिए। तो प्रशिक्षणार्थियों, मेरा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है समावेशी शिक्षा में। चाहे वो विशिष्ट बालक हैं, चाहे वो सामान्य बालक हैं, चाहे वो विकलांग बालक हैं, दिव्यांग बालक हैं, उन सभी में अनुकूल कक्षा का निर्माण करना ये इसमें आता है। तो सबसे पहले मैंने भौतिक वातावरण बताया, जिसमें श्यामपट्ट वगैरह, फर्नीचर वगैरह और हवा वगैरह, प्रकाश वगैरह की व्यवस्था प्रबंधन करता है मैनेजमेंट। उसके बाद में मैंने आपको बताया है सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण। अब सामाजिक और सांस्कृतिक, क्योंकि विद्यालय समाज का ही एक अंग है और समाज में ही तो विद्यालय संस्थान है, समाज के लिए यह है और समाज का ही है। इसलिए कक्षा, समाज और संस्थान आपस में एक दूसरे के संयुक्त रूप हैं, आपस में एक दूसरे के क्या है, ये मिला हुआ रूप है। ये तीनों ही क्या है, एक दूसरे के नजदीक हैं बिल्कुल ही। इनमें आपस में एक दूसरे की क्या है, समानता है इनमें। इसके बाद में अध्यापक तथा प्रधानाचार्य के बीच में कैसे संबंध हैं। मैंने अध्यापक और विद्यार्थियों का संबंध बता दिया, मधुर संबंध होना चाहिए। विद्यार्थियों के बीच में संबंध ऐसा होना चाहिए आपस में ही एडजस्टमेंट वाला, चुगलखोर नहीं। अध्यापक हाँ, तो विद्यार्थियों देखिए, जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो वातावरण है उसमें कक्षा, समाज और संस्थान का आपस में सक्षम रूप है। इसमें अध्यापक और विद्यार्थी का संबंध कैसा है, मधुर होना चाहिए अध्यापक और विद्यार्थियों का संबंध। और विद्यार्थियों के बीच में भी आपस में तालमेल होना चाहिए, चुगलखोरी नहीं होनी चाहिए, आपस में सहयोग, सकारात्मक सोच होनी चाहिए सबकी। उसके बाद में अध्यापक तथा प्रधानाचार्य के बीच में भी मधुर संबंध होने चाहिए, क्योंकि अध्यापक प्रधानाचार्य के क्या है, एक तरह के सहयोगी हैं, अंग हैं। एक ये कहा जा सकता है कि प्रधानाचार्य तो मस्तिष्क है, लेकिन प्रधानाचार्य जो मस्तिष्क के जो शरीर रूपी मस्तिष्क है, प्रधानाचार्य संस्थान शरीर है, अध्यापक उसके अंग हैं, हाथ पैर हैं, कान आँख हैं। इसलिए इनका आपस में समायोजन होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए
अध्यापक और इनके प्रधानाचार्य के बीच में मधुर संबंध होने चाहिए, किसी प्रकार की कोई खींचतान नहीं होनी चाहिए। अध्यापक और प्रधानाचार्य के बीच में ऐसा संबंध होना चाहिए कि वो कक्ष के वातावरण को बहुत ही अनुकूल बना सके, सहयोगात्मक होना चाहिए आपस में, और अधिक से अधिक अधिगम किया जा सके। और अध्यापकों के बीच में जो संबंध हैं वो भी आपस में एक दूसरे में सकारात्मक होने चाहिए। आपस में ये नहीं कि अध्यापक आपस में लेट लतीफ़ आ रहे हैं, आपस में लड़ रहे झगड़ रहे हैं, आपस में मनमुटाव है, ऐसा नहीं। अध्यापकों के बीच में आपस में मधुर संबंध होने चाहिए, एक दूसरे के सहयोगी हों, एक दूसरे के क्या हो, सहयोगी होने चाहिए अध्यापक आपस में। मान लो 5 अध्यापक हैं या 10 अध्यापक हैं, उन अध्यापकों में आपस में तालमेल होना चाहिए, एडजस्टमेंट होना चाहिए उनमें, अध्यापकों के बीच में। उनमें किसी भी प्रकार की खींचतान नहीं होनी चाहिए, मनमुटाव नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए मैं अधिक कार्य कर रहा हूँ और वो दूसरा सामने वाला कम कार्य कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये 4 आपको निर्माण में बताए हैं। तो सबसे सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण इन पर ही निर्भर करता है, क्योंकि अध्यापक विद्यार्थियों का संबंध कैसा है, विद्यार्थियों के बीच संबंध कैसा है आपस में, विद्यार्थियों में, और अध्यापक और प्रधानाचार्य के बीच में संबंध कैसा है, वहाँ के हेडमास्टर प्रिंसिपल कैसे हैं, टीचर्स कैसी हैं, आपस में एक दूसरे के सहयोगात्मक हैं या नहीं, उनका व्यवहार कैसा है, कहीं खूंखार तो नहीं है, मधुर होना चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर उनका ध्यान होना चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं, बहुत डीपली। इसके बाद में देखिए अध्यापकों के बीच में भी संबंध मधुर होने चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, आपस में उनका संबंध बहुत ही मधुर होना चाहिए अध्यापकों के बीच में। इसके बाद में देखिए अब आता है मनोवैज्ञानिक विस्तार, मनोवैज्ञानिक विस्तार। तो इसका मतलब क्या है, मनोवैज्ञानिक जो विस्तार है, कक्षा का जो प्रबंधन है वो मुख्य अभिकेंद्रण ये अधिगम पर केंद्रित होता है। अधिगम सीखने पर क्या होता है, केंद्रित होता है कि बच्चे कितने से अधिक सीख रहे हैं, कितना कक्षा का वातावरण उन पर डिपेंड करता है। इसलिए जो अध्यापक है वो मौखिक रूप से अपनी क्रियाएं करते हैं, जैसे मैं वर्तमान में आपको मौखिक रूप से क्रियात्मक कर रहा हूँ, कभी कभी लिखित यहाँ इसके सहारे से भी आपको अपनी क्रियाएं कर रहा हूँ। इसलिए अध्यापक क्या करते हैं, कक्ष में मौखिक अपनी क्रियाएं करते हैं, और साथ में विद्यार्थियों के लिए अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। साथ में अध्यापक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं कक्ष में मनोवैज्ञानिक विस्तार के कारण। उसके बाद में वह उनमें एक अच्छे व्यवहार पर पुनर्बलन भी देते हैं। अंकुर शाबाश, जो भी है तो क्या है, ये पुनर्बलन देना है, अच्छा कार्य कर रहा है तो उसके लिए पुनर्बलन देना। पुनर्बलन का मतलब होता है सकारात्मक पुनर्बलन देना, उसको शाबाशी देना, शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू, अरे वाह यार कितना अच्छा कार्य कर रहे हो, अरे बहुत याद, अरे वाह यार, शाबाश, वेरी गुड, गुड, अरे गुड, उत्तर मिल गया। तो अध्यापक मौखिक क्रियाएं अधिक करते हैं, लिखित क्रियाएं कम करते हैं, जबकि छात्र लिखित क्रियाएं अधिक करते हैं शिक्षण अधिगम में, और श्रवण जो क्रियाएं हैं उनकी वो अधिक करते हैं, सुनते हैं केवल। अध्यापक बोलते हैं, छात्र विद्यार्थी सुनते हैं, लिखते हैं। अध्यापक कक्ष में मौखिक अधिक बोलते हैं और लिखते भी हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक क्या है, विस्तार है। उनमें अच्छे व्यवहार पर छात्रों के लिए पुनर्बलन देते हैं।
अध्यापकों के द्वारा शिक्षार्थी को अच्छे व्यवहार के कारण, अच्छे कार्य के कारण उनको पुनर्बलन दिया जाता है अध्यापक के द्वारा। उसके बाद में देखिए, उन कक्षाओं में अध्यापक विद्यार्थियों की अनुशंसा का जो स्तर है वो ऊंचा होना चाहिए। ऊंचा कर देते हैं अध्यापक की अनुशंसा का कौन? विद्यार्थी। मनोवैज्ञानिक विस्तार होता है, क्योंकि कक्षा का जो अभी केंद्रीकरण है वो अधिगम पर केंद्रित है। अधिगम कि कैसा परिणाम है, कैसे विद्यार्थी सीख रहे हैं, किस प्रकार का वातावरण है, किस प्रकार का अध्यापक उनको व्यवहार के कारण, अच्छे व्यवहार के कारण पुनर्बलन दे रहे हैं। और अध्यापक उनके लिए बहुत कुछ, जो उनमें कक्षाओं में जो अध्यापक हैं वो विद्यार्थियों की अनुशंसा का स्तर को ऊंचा रखते हैं। किसके कारण? मनोवैज्ञानिक विस्तार के कारण। ये मैं आपको प्रशिक्षणार्थियों, समावेशी शिक्षा में अनुकूलन कक्षा का निर्माण, उसके बारे में आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने भौतिक वातावरण बताए, उसके बाद में सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण बनाए। इसमें कक्षा, समाज और संस्थान आपस में एक सक्षम रूप है। ये कैसा रूप है? सक्षम रूप है। जो कक्षा का प्रबंधन है वो सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित होता है। इसको मैंने 4 भागों में बांटा है। अध्यापक विद्यार्थियों का संबंध मधुर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। विद्यार्थियों के बीच में संबंध मधुर होने चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। अध्यापक तथा प्रधानाचार्य के बीच में भी मधुर संबंध होने चाहिए। अध्यापकों के बीच में जो संबंध है आपस में वो मधुर होने चाहिए। सबका उद्देश्य एक है, कक्षा के वातावरण को बनाना अधिक से अधिक अधिगम और शैक्षिक जो क्रियाएं हैं वो अनुकूल होनी चाहिए, प्रतिकूल नहीं। इसके बाद में नैतिक व्यवहार कैसा है? इसके बाद में नैतिक व्यवहार, कक्षा प्रबंधन महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। कक्षा का जो प्रबंधन होता है वो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। कक्षा का प्रबंधन, कक्षा का जो प्रबंधन है वो एक कैसा है? महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसलिए शिक्षा कक्षा का, देखिए सबसे पहले यह कक्षा प्रबंधन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नैतिक व्यवहार कैसा है? और कक्षा प्रबंधन में प्रबंधन की जो अपेक्षा है वो अध्यापन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसको पुनः सुनिए, कक्षा प्रबंधन में जो प्रबंधन की जो अपेक्षा है, अध्यापन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और शिक्षक कक्षा का नेता होता है। कक्षा का नेता का मतलब है नेतृत्व करने वाला, कक्षा का नेतृत्व करने वाला। जैसे नेता समाज में सभा का नेतृत्व करता है। नेता लोग होते हैं वो समाज में भीड़ समूह सभा को संबोधित करते समय नेतृत्व करते हैं। उसी प्रकार कक्षा में भी जो शिक्षक होता है वो नेता होता है, कक्षा का नेतृत्व करने वाला होता है। कक्षा का जो नेतृत्व करता है, जैसे बस का ड्राइवर है, पूरी बस का नेतृत्व करता है, उसी प्रकार से कक्षा का संपूर्ण नेतृत्व शिक्षक के द्वारा किया जाता है। इसलिए शिक्षक को कक्षा का नेता कहा जाता है। इसलिए शिक्षक को क्या कहा जाता है? कक्षा का नेता। शिक्षक कक्षा का नेता होता है क्योंकि शिक्षक कक्षा को संचालित करता है, कक्षा का प्रबंधन की जो व्यवस्थाएं उन पर अधिगम प्रक्रिया करता है। और छात्र अधिगम प्रक्रिया का अधिक से अधिक जो शैक्षिक क्रियाएं हैं वो शिक्षक के द्वारा की जाती हैं, अधिगम क्रियाएं हैं वो छात्र के द्वारा की जाती हैं। ध्यान रखना, शिक्षण जो है प्रभावी बनाता है शिक्षक, छात्र उसमें अधिगम के द्वारा सहभागिता निभाते हैं।
शिक्षण क्रिया तो की जाती है किसके द्वारा? अध्यापकों के द्वारा, शिक्षक के द्वारा शिक्षण क्रिया की जाती है। और अधिगम क्रिया छात्रों के द्वारा की जाती है, जिसमें अधिक से अधिक शिक्षण को प्रभावी बनाया जाता है दोनों के द्वारा। अधिगम जो प्रक्रिया है वो छात्रों के द्वारा सीखना ही होता है और गुरुजी सिखाते हैं शिक्षण के द्वारा। ये क्रियाएं नैतिक व्यवहार पर निर्भर करती हैं कि उन दोनों का नैतिक व्यवहार कैसा है, आपस में कैसा सामंजस्य है, किस प्रकार का उनका व्यवहार है, कैसे वो छात्र कक्षा के वातावरण को आकर्षित करते हैं। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए यहाँ जो कक्षा का जो प्रबंधन है वो नैतिक व्यवहार पर होता है कि नैतिक व्यवहार कैसा है शिक्षक और शिक्षार्थी का। शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता है, अधिगम प्रक्रिया शिक्षार्थियों के द्वारा की जाती है। दोनों ही सहभागिता निभाते हैं कक्षा कक्ष के अंदर। तो ये कक्षा का जो समावेशी शिक्षा में जो अनुकूल कक्षा कक्ष का जो निर्माण है वो किस प्रकार से है, तो इसमें मैंने आपको 4 इसके निर्माण के खंड बताए हैं। भौतिक वातावरण, जिसमें प्रबंध समिति कक्षा का एक प्रारूप तैयार करती है, सारी व्यवस्थाएं करती हैं, कक्षा में कैसा प्रकाश है, कैसी वायु व्यवस्था, पंखा वगैरह है या नहीं, गर्मी तो नहीं लगती है, श्यामपट्ट कैसे है, फर्नीचर कैसा है, कक्षा का जो डेकोरम है वो कैसा है। इसके बाद में जो सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण है वो कक्षा, समाज और संस्थान तीनों ही, कक्षा, समाज और संस्थान, इन तीनों ही सक्षम रूप हैं इन तीनों के। और अध्यापक विद्यार्थी का संबंध कैसा है, मधुर संबंध है, किस प्रकार का संबंध है, कैसा व्यवहार करते हैं अध्यापक विद्यार्थी, और विद्यार्थियों के बीच में उनका संबंध कैसा है, प्रधानाचार्य के बीच में कैसे संबंध है, आपस में प्रधानाचार्य और अध्यापकों के बीच में किस प्रकार के संबंध हैं। इसके बाद में अध्यापक तथा प्रधानाचार्य के बीच में संबंध कैसे हैं, विद्यार्थियों के बीच में संबंध कैसे हैं, और अध्यापक विद्यार्थियों का संबंध कैसा है, और अध्यापकों के बीच में आपस में कैसा सामंजस्य है, आपस में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में किस प्रकार का तालमेल है। ये सभी किस पर निर्धारित करता है, ये सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण पर निर्भर करता है कि वो किस समाज से हैं, किस वातावरण से, किस परिवार से हैं, कैसा उनका व्यवहार है। ये इस बात पर निर्भर करता है, इसलिए इनका होना बहुत जरूरी है। इसके बाद मनोवैज्ञानिक जो विस्तार है वो भी है, क्योंकि जो कक्षा का अभिकेंद्रण वो अधिगम पर केंद्रित होता है। किस पर केंद्रित होता है? अधिगम क्रिया पर। इसके बाद में देखिए, जो अध्यापक मौखिक रूप से अपनी क्रियाएं करता है, अध्यापक तो अपनी मौखिक क्रियाएं करता है और विद्यार्थियों द्वारा अभिप्रेरणा प्रदान करता है। विद्यार्थियों को क्या करता है? अभिप्रेरणा प्रदान करता है अध्यापक, ध्यान देना। और वह अच्छे उनके व्यवहार पर पुनर्बलन भी देता है। अगर विद्यार्थियों का व्यवहार अच्छा है, पॉजिटिव है, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके उत्तर तुरंत मिल रहे हैं, कक्षा का वातावरण बहुत अच्छा, अनुशासन बिल्कुल एकदम, और शिक्षण प्रभावी है, शिक्षण कार्य बहुत आकर्षक है, अच्छा चल रहा है, तो पुनर्बलन दिया जाता है अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों को। उसके बाद में देखिए, जो उन कक्षाओं में जो अध्यापक हैं वो विद्यार्थियों की अनुशंसा का स्तर है उसको ऊंचा करते हैं। इसके बाद में नंबर 4 जो नैतिक व्यवहार है वो कैसा है? नैतिक नीतिगत जो व्यवहार है वो कैसा है? कक्षा प्रबंधन का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है कक्षा का,
जो प्रबंधन है वो नैतिक व्यवहार में बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है। और कक्षा में जो प्रबंधन के अनेक जो अध्यापन की भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती है। और शिक्षक कक्षा का एक नेता होता है, नेतृत्व करने वाला होता है। जैसे समाज में नेता सभा को नेतृत्व करता है सभा की, उसी प्रकार से शिक्षक भी कक्षा में नेतृत्व करता है अपने कक्षा प्रबंधन के द्वारा। अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कक्षा का अधिक से अधिक वातावरण उसके शिक्षक के वातावरण पर निर्भर करता है। इसलिए जो नैतिक व्यवहार है वो कैसा है, इसलिए कहा गया है कि कक्षा का जो शिक्षक वो क्या होता है, नेता होता है। अब कक्षा की जो प्रविधियां हैं, अध्यापन कक्षा के प्रबंधन में विशेष रूप से ये होता है कि जो प्रबंधन है उसकी प्रविधियों को लागू करता है। अधिकार का नेतृत्व है, अधिकार का नेतृत्व उनके पास में होता है, अनुभवों का भंडार होता है। किसके पास में होता है, प्रबंधन के पास में। अध्यापन कक्ष के जो प्रविधियां हैं उसमें जो विद्यार्थी हैं उनके भिन्न भिन्न जो व्यवहार हैं उनके द्वारा जो परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जाती हैं, लागू कर दी जाती हैं। इसीलिए जिस समय जिस प्रकार का कक्षा कक्ष का प्रबंधन होता है, जिस प्रकार का कक्षा कक्ष का क्या होता है, प्रबंधन होता है, पता होता है एक अध्यापक कक्षा में तभी सफल होता है जब वह हर कार्य को एक लय प्रदान करे, अलग अलग नहीं। कक्षा में अध्यापक तब सफल होता है जब हर कार्य को एक लय के साथ में प्रदान करे और कक्षा और संस्कृति का विकास करता है। कक्षा की जो कक्षा संस्कृति का विकास करता है अध्यापक के द्वारा होता है, ध्यान रखना। जो कक्षा संस्कृति से अभिप्राय क्या है कि विद्यार्थी कक्षा में स्वयं सुरक्षित महसूस करे। विद्यार्थी है वो कक्षा में स्वयं क्या महसूस करे, सुरक्षित महसूस करे। इसके बाद में वे अध्यापन का उत्तरदायित्व है कि परंपराएं, रीति रिवाजें और मूल्यों के द्वारा संस्कृति का विकास करे। अध्यापक कक्षा में जो परंपराएं हैं उनके उत्तरदायित्व हैं, रीति रिवाज हैं, उन मूल्य हैं, उन मूल्यों के द्वारा संस्कृति का विकास करे। और अध्यापक के अनेक जो विभिन्न क्षेत्र हैं कक्षा में एकता की धारणा, समानता, कक्षा में भेदभाव नहीं, कक्षा में एकता की भावना होनी चाहिए, समानता की भावना होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के शिक्षण कराए। इसलिए विकास करता है कौन, अध्यापक एकता की धारणा का विकास करता है। और विद्यार्थियों में सुरक्षा का भावना का विकास करना चाहिए। विद्यार्थी कि आप सभी सुरक्षित हैं, कोई किसी प्रकार से बंधन नहीं होना चाहिए, सुरक्षित होने चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने व्यक्तित्व की पहचान करने सहायता करनी चाहिए। अध्यापक को विद्यार्थियों के व्यक्तित्व की पहचान करने में सहायता करनी चाहिए। इसके बाद में कक्षा कक्ष में अधिगम रणनीतियां हैं। इसमें मैं अभी आपको समय अभाव के कारण मैं अपनी वाणी को इस कार्य में यहीं पर विशेष रूप से जो ये चल रहा है इसमें कक्षा कक्ष की प्रविधियां हैं ये से अवगत करवाया है। और जो समावेशी शिक्षा में अनुकूल कक्षा कक्ष का निर्माण किया है इसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित किया है। अब कक्षा कक्ष में अधिगम रणनीतियां हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।